Welcome to our channel Satyavan Anand. Today we will analyze The Hindu डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज हम देखते हैं 7 जनवरी 2023 के द हिंदू के हम न्यूज एनालिसिस करते हैं। हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है यूपीएससी या अन्य एग्जामिनेशन, उसमें करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा रोल है। और जब हम देखते हैं कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आता है तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज एक जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, परंतु उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल डिसीजन नहीं आया है। बस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिया है, कुछ एक कानून से रिलेटेड। कानून क्या है? द एससी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर टू इटसेल्फ ऑल प्लिया रिलेटेड टू सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज की बात जो है वर्ल्ड में चल रही है। बहुत सारे देशों ने इसे रिकॉग्नाइज कर दिया है और हाल ही में अभी अमेरिका में एक बिल पास हुआ है और वहाँ पर अब सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिल गई है। तो भारत इस तरीके से अगर देखें, जब ये वर्डिक्ट आएगा फाइनल, तब अभी तक जो है 32 या 33 देश इसको परमिशन दे चुके हैं, लेकिन भारत ने परमिशन नहीं दिया है। अभी इसको केवल प्लिया चल रहा है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट में कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जब अलग अलग कोर्टों में ये मामला चल रहा है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अगर ये अलग अलग हाई कोर्ट में चलेगा तो सभी हाई कोर्ट अपना अपना डिसीजन देंगे, उनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है और इस वजह से क्या है, मामला फिर बहुत लंबा खींचेगा। और क्योंकि वो फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट में उसे आना ही है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको अपने पास ही सारे फाइल को मंगा लिया, सारे पिटीशन को मंगा लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अब जो भी पिटीशन चल रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट में, केरला हाई, गुजरात हाई कोर्ट में, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे ट्रांसफर टू इटसेल्फ पिटीशन पेंडिंग इन वेरियस हाई कोर्ट सीकिंग लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। इसमें क्या, सीकिंग लीगल रिकॉग्निशन, जो सेम सेक्स है वो उन्हें भारत में भी कानूनी मान्यता नहीं है कि सेम सेक्स शादी कर सके। यहाँ पर अपने धर्म में शादी कोई कर सके, जैसे हिंदू कोड बिल है, उसके अकॉर्डिंग हिंदू शादियाँ होती हैं, मुस्लिमों का अपना है, ईसाइयों का अलग है, सिख का अलग है, लेकिन और इंटर कास्ट का अलग है, लेकिन किसी भी तरीके का सेम सेक्स मैरिज को नहीं है। तो जो इंटर कास्ट का मैरिज का निर्णय है, उसी तरीके का एक बिल बनाने की बात ये लोग करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये मामला एक्चुअल में क्वेश्चन वेदर सेम सेक्स मैरिज शुड बी ब्रॉट विद इन द एम्बिट ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। तो जो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में शादियां करते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के माध्यम से करते हैं, तो ये लोग उसी के एम्बिट में लाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे हम देखेंगे कि क्या इस सच में उस एम्बिट में लाना आवश्यक है कि नहीं, उसके दायरे में हम ला सकते हैं या नहीं लाया जा सकता है। तो ऐसा है, इसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सभी कोर्ट को आदेश दिया है कि वो मामले की सुनवाई न करें और सारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्ट चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो सेम सेक्स मैरिज ये लोग मांग क्या कर रहे हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड डिग्निटी विच आर एम्बेडेड इन द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ की बात करें तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21, उसमें जो है राइट टू लाइफ की बात की गई है। तो ये लोग कहते हैं कि हमारी शादी भी एक राइट टू लाइफ का बात है। हम देखते हैं यूपीएससी ने कुछ समय पहले एक क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि राइट टू मैरी किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग व्यक्ति को प्रोवाइड किया गया, भारत के किसी भी नागरिक को शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो आर्टिकल 21 जो उन संविधान का आर्टिकल 21 है, उसके तहत ये इसको यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ये लोग भी यही कहते हैं कि हमें जो है उसके तहत उसी आर्टिकल 21 के तहत शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए सेम सेक्स में। डिसीजन टू मैरी आर नॉट इज वन ऑफ द लाइफ्स मोमेंटस एक्ट ऑफ सेल्फ डिसीजन। इनका पिटिशनर का कहना है कि जो शादी हम करते हैं ज़िंदगी का एक अहम फैसला होता है, एक अहम निर्णय है कि हम शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, किससे करेंगे, ये हमारा एक अहम फैसला है, इसलिए इस पर हमें एक लीगल राइट मिलना चाहिए। लॉ प्रोटेक्ट्स एंड रिकॉग्नाइजेज कंपेनियनशिप थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। चूँकि भारत की हम बात करें तो भारत में जो भी शादियां हैं, कंपेनियनशिप है,
एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहेगा स्पाउस के रूप में, तो स्पाउस के रूप में रहने के लिए भारत में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है। भारत में शादी विवाह जो है एक मान्यता प्रदान करते हैं। कोई व्यक्ति कंपेनियनशिप में रह सकता है, कोई भी स्पाउस के रूप में रह सकता है। ये रिकॉग्निशन, लीगल रिकॉग्निशन भारत में, ये दुनिया के हर देशों में मिलता है। लेकिन उन्हें वो चाहते हैं कि शादी की मान्यता मिलेगी तभी जाकर के उनके राइट सिक्योर हो पाएंगे। सेक्सुअल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू चूज वंस पार्टनर इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ दिस सेंस ऑफ सेल्फहुड। तो सेंस ऑफ सेल्फहुड लेने फील करने के लिए उनका कहना है कि हमें सेक्सुअल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। तो ये है उनकी प्लिया, उनका कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनवाई करने के लिए अपने पास मामले को मंगा रखा है। नेक्स्ट न्यूज, कुकी चीन रिफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश पुश्ड बैक फ्रॉम मिजोरम से एमपी। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो मिजोरम से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं कि जो कुकी चीन, ये क्या है, एक ट्राइब्स हैं। ये ट्राइब्स जो हैं बांग्लादेश में रहते हैं और इन्हें भारत में आ रहे थे, जिन्हें भारत के बीएसएफ ने खदेड़ दिया है, ऐसा उन्हें एमपी का कहना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें मेन है। एज अनदर राउंड ऑफ द रिफ्यूजी क्राइसिस ब्रीव ऑन द मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर, सेवरल मेंबर ऑफ द कुकी चीन कम्युनिटी वेयर पुश्ड बैक बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये कि एक राज्यसभा मेंबर है मिजोरम में, उनका कहना है कि जो कुकी और चीन है उन्हें बीएसएफ भारत से बॉर्डर से बाहर खदेड़ रही है, जबकि ही सेड नॉट अलाउड द एथनिक मिजो फ्रॉम बांग्लादेश टू इंटर इंडिया वुड अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन एथनिक ग्राउंड एज इन द 1970 thousands of displaced Chakma, mostly Buddhist, from Bangladesh were allowed to enter India and settle in Mizoram and अरुणाचल प्रदेश। उनका कहना क्या है कि हमें जो भी ट्राइब्स आ रहे हैं, कुकी चीन जनजातियाँ आ रही हैं, उन्हें भारत से नहीं खदेड़ना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने लॉजिक क्या दिया है कि एक जो है 1970 की बात है, 1970 में इथनिक मिजो जो थे, जो बांग्लादेश से आए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया था। कब? 1970 में। वो कौन थे? चकमा जनजातियाँ थी और वो एक्चुअली में बुद्धिस्ट थी। तो जो बुद्धिस्ट थे बांग्लादेश में जब भारत आए 1970 के समय में, तो उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया, उनको भारत में बसने दिए गए, वो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में बस गए। लेकिन आज जो कुकी चीन जनजातियाँ आ रही हैं भारत में, इन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बाहर खदेड़ दे रही है। तो उनका कहना है कि ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है? वो जो कुकी चीन जनजातियाँ हैं वो क्रिश्चियन हैं और मिजोरम में बहुत बड़ी आबादी जो है क्रिश्चियन की है। तो ये एक्चुअल में पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में क्या है, वोट लेने के लिए लोग किसी भी चीज़ को लॉजिकल इलॉजिकल तर्क दे करके सिद्ध कर देते हैं। अगर बांग्लादेश में कोई व्यक्ति है तो भारत में आएगा तो उसे वोट मिलेगा। उनका मेन मोटो ये है नेता का, क्योंकि एक नेता जब बात करता है तो उसका ज़्यादातर मोटो यही ही रहता है। तो अब ये नहीं है कि 1970 में किसी को बसा दिया गया तो फिर आज भी बसाते हैं, कल फिर बांग्लादेश से आएंगे, फिर म्यांमार से आ जाएंगे, रोहिंग्या आ ही रहे हैं, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, हर देश के लोग क्या कहेंगे कि हमें उस देश में उत्पीड़न हो रहा है और हम भारत में रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता। भारत की आबादी 140 करोड़ हो चुकी है। अब 140 करोड़ में और भी विदेशी भारत में आते रहेंगे और वोट पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ के राजनेता उन्हें बसाते रहेंगे, तो यहाँ के रिसोर्सेज पर बहुत ही स्थिति बुरी हो जाएगी, क्रंच आ जाएगा और वहाँ पर फिर यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रिसोर्स कम पड़ जाएंगे। और एक्चुअल इससे किस में होता क्या है, जब बाहर से कोई आता है तो उसे बहुत ज़्यादा दिनों तक रह जाता है तो रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है। जो पुनर्वास की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन देना पड़ता है। तो जो व्यक्ति अपने देश का नागरिक नहीं है उसको फिर हम अपने टैक्स बढ़ाती है सरकारें, टैक्स बढ़ा करके रिसोर्स देना पड़ता है। तो ये सही डिसीजन नहीं है कि हम विदेश के लोगों को बसाएं। इस तरीके से तो अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा स्थिति बुरी है। अब क्या हम सारे देश के सभी लोगों को अपने देश में बसा दें सिर्फ इस आधार पर कि वहाँ पर उनका उत्पीड़न हो रहा है? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और भारत जो है रिफ्यूजी से रिलेटेड एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, 1951 में आया था, उसको भारत ने साइन भी नहीं किया है, रेटिफाई भी नहीं किया है। तो ये एक केवल पॉलिटिकल मोटिवेटेड न्यूज एक डिसीजन है, एमपी का कहना है। और उन्होंने एमपी ने वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने दिखाया, ये जो फिगर दिख रहा है इसमें उस वीडियो से लिया गया है
कि बीएसएफ जो है उनके खाने पीने के सामान दे रहे हैं, लेकिन हाँ देश में घुसने नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया जीडीपी लाइकली टू ग्रो 7% दिस फिजिकल से एनएसओ ने क्या किया है, एक डाटा दिया है कि भारत की जीडीपी जो है अब की साल 7% ग्रोथ रेट उसके अनुमान है। पहले ये 8.7% थे, 8.7% फाइनेंशियल ईयर 2022 में, बट 22-23 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 7% के एस्टिमेट रखा है। क्या ये डाटा हमारे एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है? नहीं, क्योंकि ये डाटा कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि भारत की ग्रोथ रेट कितनी चल रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी चल रही है, क्योंकि ये बहुत ही डाटा हमेशा ट्रांजिशन में रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन इसको हम देख क्यों रहे हैं? तो एनएसओ एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन लिमिटेड डाटा विथ ऑलमोस्ट 3 months टू गो इन द ईयर एंड इसेंशियली सर्व एज एन इनपुट फॉर द यूनियन बजट फार्मूलेशन एक्सरसाइज। तो एक्चुअल में जब यूनियन बजट बनता है जो कि फरवरी महीने में जारी होगा, तो उससे बनाने से पहले ये उसका एक पार्ट है, तो उसी में ये आ जाता है, लेकिन इसका कोई एक्चुअल इम्पोर्टेंस नहीं है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें जीडीपी को जानना चाहिए। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी से रिलेटेड सारे पैरामीटर और जो कुछ डाटा हमें इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा आते हैं वो ऑथेंटिक डाटा होते हैं और उसमें एक स्थिरता दिखती है, क्योंकि वो एक साल का इकोनॉमिक सर्वे, एक साल का एनालिसिस होता है पिछले साल का, और बजट जो है अगले साल का एस्टिमेट होता है, तो इसलिए उसका डाटा इंपॉर्टेंट है। पर ये डाटा हमें डेली डाटा याद करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है, कास्ट बेस्ड सर्वे ऑफ 12 करोड़ पीपल इन बिहार बिगिंस टुडे। बिहार में जो है कास्ट जाति आधारित जनगणना शुरू हो रही है। बिहार की आबादी 12 करोड़ लगभग है और वहाँ पर ये जनगणना जातिगत बेस पर हो रही है। अभी हमने कल के न्यूज में देखा था कि भारत सरकार अभी जनगणना जो है नहीं करा रही है और उसने कहा है कि हम इसकी संभावना है कि सितंबर 2023 यानी इस साल के सितंबर महीने तक अनुमानित है कि जनगणना होगा। लेकिन ये बिहार गवर्नमेंट क्यों करा रही है? एक्चुअल में जनगणना का काम जो है भारत सरकार कराती है, हर देश राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जातिगत जनगणना जो है 1932 में अंग्रेज़ों ने कराया था। 1932 के बाद कभी ओबीसी का जनगणना नहीं हुआ। जो एससी एसटी का जनगणना तो हर 10 साल पर होता है, जो देश का जनगणना होता है उसी में इंक्लूड रहता है, लेकिन ओबीसी या अन्य किसी का नहीं होता है। 2010 में ऐसा जनगणना कराया गया था कास्ट रिलेटेड, पर उसे कभी रिलीज नहीं किया गया आज तक। तो बिहार सरकार ने कहा है कि यहाँ पर हमें जातियों के आधार पर आरक्षण देने के लिए हमें जातियों का आंकड़ा होना आवश्यक है। जैसा कि हम देखते हैं पंचायती राज इलेक्शन या पंचायती राज का जो चुनाव होता है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपालिटी का इलेक्शन होता है। महाराष्ट्र में जब हो रहा था तो वहाँ ओबीसी का आरक्षण को भी का मामला फंसा था, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं अभी जस्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। निकाय चुनाव क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर आरक्षण का मामला फंस गया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट बार बार यही कहता है कि जब हमारे पास गवर्नमेंट के पास जातियों का एग्जैक्ट आंकड़ा है ही नहीं, तो आरक्षण किस बेस पर दे रहे हैं? हमें आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ डाटा होना आवश्यक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने कराया। ये काम एक्चुअल में भारत सरकार को कराया जाना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है क्या, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके बारे में कहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन नहीं लिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने स्तर पर राज्यों में कराएंगे। तो वहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस शुरू हो रहा है। सेंसस में उन्होंने क्या कहा है कि जो ऑल हाउस होल्ड इन द स्टेट विल बी काउंटेड एंड रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट फेज। तो पहला फेज जो होगा उसमें 2 फेज में होगा। पहले फेज में सभी हाउस होल्ड को काउंट करेंगे, वहाँ के सारे पर्सन को उनकी संख्या रिकॉर्ड किए जाएंगे। A second phase of the survey to be held from April 1st to 30, information regarding people living in these household, their caste, subcaste, socio-economic condition etc. तो पहले वो हाउस होल्ड के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद वहाँ पर जो भी पर्सन रह रहे हैं उनकी कास्ट, जाति, जनजाति, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, या अन्य जो भी डाटा में पैरामीटर बनाए जाएंगे उन पैरामीटर वो जांच करेंगे। तो नीतीश कुमार का क्या कहना है? नीतीश कुमार सेड द सर्वे विल बी डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑन कास्ट एंड कम्युनिटी इन द स्टेट, इट विल हेल्प इन देयर डेवलपमेंट। तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार का, उनका कहना है कि ये वहाँ पर विकास में जब हमें सभी जातियों का आंकड़ा उपलब्ध रहेगा तो हम वहाँ पर ये विकास का कार्य कर देंगे। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेट ऑफ हाउस होल्ड,
इससे हमें भी ये भी पता चलेगा कि अलग अलग जातियों में किसका कितना स्तर पर विकास हुआ है, किसको कितनी आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज है दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड है। दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आया है। दिल्ली हाई कोर्ट सीक रिपोर्ट ऑन एसओपी फॉर डीएनए टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई बॉडीज। दिल्ली में एक मामला चल रहा है। 2020 में हम जानते हैं दिल्ली में दंगे हुए थे। दंगे में बहुत सारे लोग मारे गए थे। हर जगह दंगे मारे ही जाते हैं। तो हुआ क्या था कि एक फैमिली थी जिसके एक भाई थे, उसके जो उस व्यक्ति जो है मिस हो गया। मिसिंग का उन्होंने केस कंप्लेंट किया। बाद में एक डेड बॉडी मिली, लेकिन डेड बॉडी से उन्होंने उसको टेस्ट तो किया, लेकिन फाइनली वो कंफर्म नहीं किए थे। तो इसी से रिलेटेड वहाँ के दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे ऑर्डर्ड द दिल्ली गवर्नमेंट टू सबमिट ए स्टेटस रिपोर्ट ऑन फार्मुलेटिंग ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई बॉडीज थ्रू डीएनए टेस्टिंग। तो उस व्यक्ति का डीएनए टेस्टिंग किया गया था, किस तरीके से किया गया था, उसको कोई क्लियर प्रोसीजर न होने की वजह से समस्याएं आ रही थी। तो उस व्यक्ति ने कंप्लेन कर दिया था। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है, दिल्ली गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए कि किसी भी व्यक्ति की अगर डेड बॉडी मिलती है, लाश मिलती है, तो उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, उसका डीएनए टेस्टिंग कैसे होगा, उसके रेफरेंस में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। द हाई कोर्ट हैड ऑन मार्च 19, 2020 सेड दैट देयर शुड बी ए SOP टू इंश्योर दैट सच मैटर आर डील्ट विथ इन टाइमली एंड इवन हैंडेड मैनर। तो 2020 में ही हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और SOP को उन्होंने तभी कहा था इंश्योर करने को, पर अभी तक वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को नहीं बनाया गया है। इट हैड आल्सो सेड दैट द अफेक्टेड पार्टी शुड नॉट बी लेफ्ट टू द डिस्क्रेशन विम एंड फैंसी ऑफ द अथॉरिटीज। उन्होंने ये भी कहा है जो व्यक्ति मर गए उनके घर वाले अगर चाहते हैं उनका जांच हो, उनकी उसके अंतिम संस्कार के लिए लास्ट डेड बॉडी मिल जाए, तो उनके साथ ऐसा नहीं कि अथॉरिटी अपना डिस्क्रेशन यूज करें। तो डिस्क्रेशन अथॉरिटी यूज न करें, बल्कि इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि इन तरह के केसों का अच्छे तरीके से निस्तारण किया जा सके। अब बात आती है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। व्यक्ति को जो हम जो संविधान है हमारा, उसमें हम देखते हैं आर्टिकल 21 जो है वो लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है। तो अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु हो कि उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। उसका अंतिम संस्कार होगा, विथ डिग्निटी के साथ होगा। एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो कोई डेड बॉडी मिले लेकिन वो कन्फर्म ही नहीं हो सके कि कोई उस व्यक्ति की है, उसके घर वाले अंतिम संस्कार उसका सही से नहीं कर पाएंगे। अब पुलिस वाले या मेडिकल जो उसका पोस्टमार्टम के बाद जो भी उनकी बॉडी मिल जाएगी, तो उसमें क्लियर नहीं होगा। तो लोग किसी की बॉडी किसी को मिल जाए, जिसे दंगों में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो ठीक नहीं है। इसलिए लाइफ विद डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए ये काम होना चाहिए, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाना चाहिए। एक दिल्ली से ही खबर आई है जो काफ़ी विवादास्पद है और शर्मनाक भी। MCD हाउस एडजर्न विदाउट इलेक्टिंग मेयर। तो 6 जनवरी 2023 यानी कल दिल्ली में मेयर का चुनाव था, और ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, सबने टीवी पर देखा होगा। ये मेयर के चुनाव की स्थिति है। सारे पार्षद लड़ रहे हैं, कोई कुर्सी तोड़ रहा है, कोई किसी को मारपीट कर रहा है, कोई कुछ उपद्रव कर रहा है। अगर कोई प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जा रहा है सदन के अंदर, उस प्रोसीजर से समस्या है तो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, उसका आपस में बैठ कर के समाधान किया जा सकता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं। क्यों? इन्हें अपनी स्वार्थ उसमें निहित है। तो एक्चुअल में हम देखते हैं ये लोग देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री नहीं बनते हैं, बल्कि ये लोग अपने फ़ायदे और निजी स्वार्थ के लिए बनते हैं, मारपीट करते हैं। उससे जनता से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ इससे मतलब है कि हम कैसे अपना बाहुबल स्थापित कर सकें। तो ये बहुत ही शर्मनाक है डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट न्यूज है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 3 लॉ कॉलेजेस सेट असाइड। ये जो है केरला से रिलेटेड न्यूज है। केरला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फाइंड्स दे आर नॉट मेड इन अकॉर्डेंस विथ UGC नॉर्म ऑफ 2010। बेंच से दैट लिस्ट अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बेस्ड ऑन द क्वालिफाइड टीचर रिकॉर्ड। केरला में जो है प्रिंसिपल 3 ज़िले जो हैं तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और त्रिशूर ज़िलों में लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई थी।
जो प्रिंसिपल थे उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो यूजीसी के नॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं हुई थी। जो यूजीसी का रूल रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग होना चाहिए उस अकॉर्डिंग ये नहीं हुए, तो इसलिए वो मामला ट्रिब्यूनल्स में चला गया। तो केरला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने जो प्रिंसिपल बने हैं उन लोगों के नियुक्ति को ही अवैध करार कर दिया है। हुआ क्या था कि ये लोग अपने मनमाने तरीके से कर लिए हैं। द बेंच विच फाउंड दैट अपॉइंटमेंट वेर नॉट मेड इन ट्यून विथ यूजीसी रेगुलेशन ऑफ 2010 also noted that the select list drawn and approved by the government on 30 August 2018 was not prepared or published in accordance with the UGC norm or based on the selection from qualified teacher। तो जो ये उन्होंने 30 अगस्त 2018 को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था नियुक्ति को, प्रिंसिपल की नियुक्ति को, बेंच ने पाया कि जो 2010 में यूजीसी ने कानून बनाया था, नॉर्म बनाए थे, उस नॉर्म के अकॉर्डिंग न तो इन्होंने नियुक्त किया है और न उसके प्रोसीजर को फॉलो किए हैं। इन्होंने कोई क्लियर ट्रांसपेरेंट मैनर में उसको न तो प्रिपेयर किया न ही पब्लिश किया था। यानी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की कमी देख रहा है डायरेक्टली। केरला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को ट्रांसपेरेंसी में कमी दिखी है, जो कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है स्थिति, कानून के साथ खिलवाड़ है। इसी को देखते हुए केरला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, टू बूस्ट मेक इन इंडिया सेंटर फ्लैग्स अनफेयर टेंडर नॉर्म्स। हम जानते हैं मेक इन इंडिया भारत में पिछले लोकसभा इलेक्शन में जो हुए थे 2014 से 2000, जो लोकसभा का कार्यकाल था 2014 से 2019 में, उसी समय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था मेक इन इंडिया। तो उसी के बाद फिर ई मार्केट प्लेस आया था कि जो भी सरकारी मंत्रालय हैं, एजेंसियां हैं, वो सामान लोकल प्रोड्यूसर से भी खरीदेंगे। उसी के रेफरेंस में यूनियन गवर्नमेंट का ये देखा कि बहुत सारे ऐसे हैं, कंपनियां हैं जो कुछ ऐसी कंडीशन लगा दे रही हैं जिससे लोकल मार्केट इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी बिक्री नहीं हो रही है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ फ्लैग्ड ओवर ए डजन restrictive and discriminatory condition which prevented local supplier from participating in bidding process initiated by its various department and ministry। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ चीज़ों को चिन्हित किया है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि जो बिडिंग प्रोसेस होगी, नीलामी लगेगी कि कौन किस मिनिस्ट्री को कितना सप्लाई देगा, किस सामान की सप्लाई देगा या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लग रहे थे। उसी को यूनियन गवर्नमेंट ने चिन्हित किया है और उसको उन्होंने कहा कि हम उन चीज़ों को हटाएंगे। जैसे द कंडीशन वेयर इन, क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया दिख रही है कि कानून का वायलेशन है। द कंडीशन वेयर इन वायलेशन ऑफ द पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया। तो ये PPPMII ये कंडीशन है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया, इसका ये वायलेशन कर रहा है कि लोकल सप्लायर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या कहा है, अपने सभी जनरल मैनेजर को, सभी आल जोन को कहा है कि वे इसको सिक्योर करें कि किसी भी तरीके से जो रेस्ट्रिक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन है उनके अगेंस्ट, उनके जिस भी ये कंडीशन है वो लोकल सप्लायर पर अप्लाई ना होने पर, अदरवाइज हम वहाँ से प्रोडक्ट न खरीदे जाएँ। अगर बात करें कम्युनिकेशन ऑफ फॉलोज द लेटेस्ट गाइडलाइन इशू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में जो है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड एक डिपार्टमेंट है, इसने जो है कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है कि रिस्ट्रिक्टिव और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन क्या क्या हैं जो लोकल सप्लायर की एलिजिबिलिटी को कम कर देती हैं, जिससे कि वो उसमें कंप्लाइंट नहीं कर पाते हैं। इसका समस्या कहाँ आ रही है, अगर हम देखें DPIIT जो है वो कंसल्टेंट कर रहा है ई मार्केट प्लेस में, कुछ चीज़ें, बहुत सारी दर्जनों चीज़ें ऐसी जो है उन्हें देखने को मिली है कि क्या क्या ऐसी रिस्ट्रिक्शन हैं। एक्चुअल में रिस्ट्रिक्शन लगा कौन रहा है, तो मेनली रिस्ट्रिक्शन जो है कि विदेशी कंपनियां जो हैं, विदेशी जो डिफरेंट नेशन है, विदेश के लोग ही ज़्यादा लगा रहे हैं। जैसा कि उनका कुछ टेक्निकल फॉरेन स्टैंडर्ड में उन्होंने क्या रखा है कि फॉरेन टेक्निकल स्टैंडर्ड लाइक -25 डिग्री टेम्परेचर कंपेटेबिलिटी, यानी जो सामान एयरपोर्ट पर जाएंगे या बंदरगाह पर जाएंगे
वहाँ पर -25 डिग्री टेम्परेचर पर उसको सामान को रखना होगा, उसकी कंपैटिबिलिटी देखना होगा। तो उनका ये जो क्राइटेरिया है, ये बहुत सारे सप्लायर जो लोकल सप्लायर हैं वो -25 डिग्री टेम्परेचर का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है ही नहीं। वो सारे सामान को -25 डिग्री पर रखें, वहाँ पर उसको सिक्योरिटी देखें कि हाँ वो माइनस उस सिक्योर है, सुरक्षित है, वो कंपैटिबल है। लेकिन इसका कोई एक्चुअल में लॉजिक नहीं है, इनके एक्चुअल में आवश्यकता क्या है ऐसा वो कुछ नहीं बताते हैं कि -25 डिग्री हर सामान के लिए क्यों आवश्यकता है। तो ये चीज़ रिस्ट्रिक्शन लगाती है। एक्सेसिव टर्नओवर रिक्वायरमेंट एज प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इंसिस्टिंग ऑन द स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ऑफ सप्लाइंग प्रोडक्ट टू अदर नेशन सच एज एक्सपोर्ट टू द G8 कंट्री। अब वो कुछ ऐसी कंडीशन लगा देते हैं कि जो ये सप्लायर होंगे इनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो करीब G8 के कंट्री, जो 8 कंट्री हैं, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस, इटली और जापान, तो इन कंट्री का हमें सप्लायर होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आवश्यक नहीं है, इसके तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए है। इसके अलावा कुछ उन्होंने ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए कि ग्लोबल ब्रांड होने चाहिए IT सेक्टर में। तो ये सब चीज़ें, ग्लोबल ब्रांड होना आवश्यक क्यों है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसलिए सरकार ने कहा है कि वो इस चीज़ों को देखेंगे जिससे कि बूस्ट मिले मेक इन इंडिया को। केरला से और एक न्यूज़ है जो हमारे काम का नहीं है, बस विचार करना है। ऑफ द 176 मलयालम फिल्म रिलीज्ड इन 2022 ओवर 90% फेल्ड एट द बॉक्स ऑफिस। यानी मलयालम पिक्चर जो केरला में बनी है 2022 में करीब 176 मूवी बनी और 176 में 90% फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। इसका मतलब क्या है, तुम लोग मूवी बना रहे हो किसी काम का नहीं, जनता को अब पहले के जैसे पागल बनाना संभव नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कॉफ़ी फार्मर इन केरला मरायूर रिप बेनिफिट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो कॉफ़ी होते हैं, जो उसके प्लांट यहाँ फिगर में दिख रहे हैं, तो इसके ऑर्गेनिक खेती की जा रही है और इसके ऑर्गेनिक खेती का फ़ायदा जो है केरल के किसानों को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। जैसे कि पिछले साल जो कॉफ़ी की कीमत थी, प्राइस थी, वो 25 से 35 रुपये पर केजी थी ये फ्रूट की, लेकिन इस साल उन्हें 50 रुपये पर केजी तक मिले हैं। तो द ट्रेडिशनल कॉफ़ी फार्मर ऑफ अंचुंड एंड मरायूर इन केरला इडुक्की आर राइपिंग द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग विथ ए केजी वेरी कॉफ़ी फ्रूट फेचिंग ओवर 50 रुपीज़ दिस ईयर। तो ये जो वेरी है इसका करीब करीब उन्हें 50 रुपये मिल रहे हैं, ट्राइब्स पीपल एंड अदर फार्मर। तो जो ट्राइब्स हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, ऑर्गेनिक खेती करने के, ऑर्गेनिक खेती की जो है प्रमोशन की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं, बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक भी करते हैं। ये ठीक है, बस इसका ध्यान इतना रखना चाहिए कि हमें सारे खेतों को ऑर्गेनिक में नहीं बदलना चाहिए। एक थोड़ा सा चीज़ें हमें रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना होगा, लेकिन ऑर्गेनिक को हम सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्योरली 100% ऑर्गेनिक नहीं की जानी चाहिए। कॉफ़ी फार्मर एट, ये लोग काफ़ी बो रहे हैं, तो इसमें अरेबिका वैरायटी क्या है, अरेबिका वैरायटी जो है पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, भारत में भी और वर्ल्ड में। तो ये सबसे ज़्यादा डिमांडेड है, इसलिए लोग वो जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं अरेबिका वैरायटी काफ़ी का ही कर रहे हैं। द मनारकाडू सोशल सर्विस सोसाइटी एंड अदर वेंडर आर रेडी टू बाई कॉफ़ी फ्रूट। तो जो वहाँ पर मनारकाडू सोशल सर्विस सोसाइटी है वो क्या कर रही है, एक तरीके से हम देखें तो एक सोसाइटी है, वह क्या करे, सभी किसानों से फ्रूट को ख़रीद ले रही है। जो पिछले साल उन्हें 25 से 35 रुपये किलो खरीदी, तब के साल 50 रुपये खरीद रही। उससे क्या होता है, किसानों को एक आसानी से मार्केट मिल जाता है और उससे आसानी से बेच सकते हैं। द मनारकाडू सोशल सर्विस सोसाइटी ए ग्रुप बेस्ड इन कोट्टायम लार्जली प्रोड्यूस कॉफ़ी बिन फ्रॉम फार्मर टू एक्सपोर्ट। तो ये जो सोसाइटी है ये एक्चुअल में कोट्टायम में स्थित है केरला के, और ये कॉफ़ी बीन्स खरीदती है फार्मर से और एक्चुअल में जनरली वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने में उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो किसानों को भी अच्छे बेनिफिट मिल रहा है।
अब हम देखते हैं ये हमारे देश के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। किसानों के लिए तो फ़ायदेमंद है, क्या ये सच में हमारे देश के लोगों के लिए, देश के लिए भी फ़ायदेमंद है? हम जानते हैं भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो हर साल बढ़ रहा है। हम विदेशों से बहुत सारी चीज़ें आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और ऑयल इंपोर्ट सबसे बड़ा पार्ट है। अगर हम अपने यहाँ से कॉफ़ी बीन्स को अगर एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, इससे क्या होगा, हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। जब फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसलिए अगर किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है और उससे अच्छी कीमत मिल रहे हैं, तो एक शॉर्ट टर्म में हम सोच सकते हैं कि यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा कमी पड़ेगी। जब डिमांड सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो महंगा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमको नहीं मिलेगी। तो हमारा जो फॉरेन करेंसी की जब कमी होगी तो हम ऑयल जो परचेज करेंगे उसका लोड हमारे सीधे आरबीआई पर पड़ेगा और हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसलिए एक्सपोर्ट करना अति आवश्यक है। और अगर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की डिमांड विदेशों में है और हमारे यहाँ किसान उगा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हाँ, चूँकि किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, किसानों को उनके उचित मूल्य नहीं मिलते हैं। उसका उचित मूल्य एक्चुअल में प्रॉफिट लेता कौन है, मंडी वाले या बिजनेसमैन पाते हैं। लेकिन इकोनॉमी की बात की जाए तो हमारे देश के लिए, इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट न्यूज है, धामी ऑर्डर इमीडिएट इवैक्यूएशन ऑफ पीपल फ्रॉम जोशीमठ डेंजर जोन। उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज है। उत्तराखंड में कुछ डेंजरस चीज़ें हुई हैं। वहाँ पर घरों में, ये हम देख रहे हैं एक स्टेडियम है, यहाँ पर जो है बैडमिंटन का स्टेडियम कोर्ट है, वहाँ पर दरारें फट गई हैं। तो ये एक्चुअल में ये क्या है, उत्तराखंड हम जानते हैं डेंजरस जोन में है, टेक्टोनिकली जो है बिग जोन में है। हिमालय आज भी ग्रोइंग स्टेज में है, तो वहाँ पर जो उसमें चेंजिंग हो रहे हैं पृथ्वी के नीचे, हिमालय के नीचे, उसका इफेक्ट उत्तराखंड में पड़ेगा ही। तो वहाँ पर हमारे पास जो है प्राकृतिक रूप से जो समस्याएं आ रही हैं, उनके पीछे ये भी देखना है कि मनुष्य जो है कितना ज़्यादा दोहन कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन नेचर का किस तरीके से कर रहा है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जोशीमठ में को डेंजर जोन पहले से घोषित है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस इट्स प्लान टू इवैक्यूएट ऑल फैमिली लिविंग इन द डेंजर जोन ऑफ इन जोशीमठ, आल्सो नोन एज गेटवे टू द बद्रीनाथ टेम्पल। तो जो बद्रीनाथ टेम्पल है उसका गेटवे माना जाता है जोशीमठ को, लेकिन वो डेंजर जोन में है। तो इसलिए सरकार ने कहा है कुछ जगह को खाली की जाए। अब चूँकि जब जगह खाली लोग करके जाएंगे तो समस्या ये है कि लोग जाएंगे कहाँ, इकट्ठा बहुत ज़्यादा लोग। तो सरकार ने ऐसा कहा है कि लोग कहीं बाहर चले जाएं, अन्य जगहों पर, डिफरेंट जगह पर बस जाएं। सरकार उनके हर फैमिली को 4,000 रुपये पर मंथ उन्हें कंपनसेशन देगा, इंसेंटिव देगा, वो किराए पर मकान ले सकें। उसके बाद वो लोग अपना रिहेबिलिटेशन की प्लान करेंगे, या बाद में जो इन घरों के बारे में देखा जाएगा। तब तक जांच का मामला है, जांच चल रहा है। और ये सब उन्होंने कहा कि 6 महीने तक 4-4 हज़ार रुपये पे करेंगे। तो ये लैंडस्लाइड से अफेक्टेड रीजन है। इन दिस सिचुएशन ऑफ क्राइसिस देयर इज ए नीड टू पे अटेंशन टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड ने कहा है कि ये भी व्यक्ति को, उनकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उनका सिक्योरिटी की जानी चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सभी लोग चले जाएं, उस जगह को खाली करें। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑन फ्राइडे कंस्टिट्यूटेड ए कमेटी ऑन कंडक्ट ए रैपिड स्टडी ऑफ द अकरेंस ऑफ लैंड सब्सिडेंस एंड इट्स इम्पैक्ट इन द जोशीमठ रीजन। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी जल शक्ति मंत्रालय ने एक कमेटी बनाया है जिससे स्टडी किया जा सके कि ये रीजन जो धंस गया है, ऐसा हुआ ही क्यों। इसके बारे में मिनिस्ट्री सेड द कमेटी वुड असर्टेन द काज एंड इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड एंड द मेजर टू बी टेकन टू सेफगार्ड ह्यूमन सेटलमेंट, बिल्डिंग, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो जो भी वहाँ पर रिवर सिस्टम है, उनके बहाव प्रवाह तंत्र हैं, ह्यूमन सेटलमेंट है, बिल्डिंग है, हाईवे है, रोड है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में उन्होंने कहा है हम उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखेंगे, उनके सेफ गार्ड के लिए, और लैंडस्लाइड से किस तरीके से इन्हें बचाना है।
द कमेटी विल बी मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, द सेंट्रल वाटर कमीशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा एंड उत्तराखंड स्टेट प्लान मैनेजमेंट ग्रुप। हम देखते हैं कि जो कमेटी बन रही है उसमें मेंबर कहाँ से, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से, फॉरेस्ट से, ये जो भी ये मेंबर लिए जा रहे हैं इनका रीजन क्या है। एक्चुअली हम जानते हैं कोई भी काम एक व्यक्ति अगर करेगा उसके एंगल डिफरेंट पर्सन के हिसाब से अलग हो जाएगा। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि जो हम कमेटी बना रहे हैं उसमें हर एंगल को देखेंगे, इन्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे वाले अपना काम देखेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। तो वहाँ पर फिर से आपदाओं को तो रोका नहीं जा सकता है लेकिन आपदाओं से बचा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उड़ीसा। उड़ीसा में चक्रवात आने से बहुत ज़्यादा तबाही आती थी, बहुत से लोग मारे जाते थे, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसके दिशा में बहुत अच्छा कदम उठाया और वहाँ पर अब चक्रवात आते हैं तो लोगों का घर जरूर नुकसान होता है, खेत घरों को नुकसान होता है, अन्य लोगों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचती है, लेकिन लोग जान नहीं जाता है, लोग जिंदा बच जाते हैं घर से। वहाँ से बहुत अच्छा उन्होंने व्यवस्था कर लिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इससे क्या पता चलता है कि हम आपदा तो नहीं रोक सकते हैं लेकिन आपदा के जो विपदा है उसको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है सेंटर विल एडहेयर टू टाइमलाइन फिक्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भारत के कौन है? आर वेंकट रमानी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि गवर्नमेंट जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कॉलेजियम सिस्टम से होती है उसको जो है उसकी टाइमलाइन जो है उसका पालन करेगी। एक्चुअली हम जानते हैं भारत में जजों की नियुक्ति के लिए कुछ प्रोसेस हैं। हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जजों की नियुक्ति से कुछ रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं, लेकिन एक कॉलेजियम सिस्टम है जो भारत में चलता है हायर जुडिशरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए, उसका प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, जिसके संविधान में नहीं है। और समस्या ये आ जाती है संविधान में कॉलेजियम सिस्टम के वर्णन नहीं है पर उसकी नियुक्ति जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की होती है कॉलेजियम सिस्टम से ही होती है। इस वजह से हमेशा विवाद बना रहता है और चूँकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक मामला है जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से कोई व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है। परंतु आजकल या कुछ समय से हम देख रहे हैं सेंटर और स्टेट के बीच भले न बोलें तो उनका झगड़ा चलता रहता है अपॉइंटमेंट को लेकर के, इनडायरेक्ट बिना बोले वही स्थिति चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि जो हम रिकमेंडेशन भेजे हैं उन पर सरकार डिसीजन कब लेगी और क्यों नहीं ले रही है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हम डिसीजन जल्दी लेंगे और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन दिया है उसी के बीच हम सारे मामले को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी तो NJAC आया था जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम 99वां संविधान संशोधन के माध्यम से NJAC आया था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसे रद्द कर दिया था, नल एंड वाइड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में? बे इन्फोर्स द लॉ दैट इज कॉलेजियम सिस्टम as it exists. I have said if you want to bring in a better system, nothing prevent the legislature from doing it, but every system has its pulses and minutes. Nobody say this is a perfect system. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है तो हमारा यह कहना है, यानी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सिस्टम है कॉलेजियम में यही सबसे अच्छा है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, इसमें सुधार कर सकता है, तो आप एक सिस्टम लाइए, लेकिन वो सिस्टम कैसा होना चाहिए जिसमें लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना। जो NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था उसका यही कहना था कि उसमें लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का हमें इंटरफेरेंस दिख रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड इंटरफेरेंस दिख रहा है। अगर कोई ऐसा सिस्टम आता है जो काफ़ी बेटर हो और कोई पॉलिटिकल या लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस ना हो तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। साथ ही ये भी कहना है कोई भी ऐसा सिस्टम जो है बहुत बढ़िया एक एक्सट्रीम लेवल पर तो नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है अलग अलग पर्सन अलग अलग इंटरप्रेट करें। नार कहने रिप्लेसमेंट सिस्टम भी परफेक्ट
अल्टीमेटली पीपल ऑपरेट दिस सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये बहुत सही है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, और चाहे कोई भी सिस्टम कितना परफेक्ट बना लिया जाए, वहाँ पर उस सिस्टम को चलाने वाला तो एक पर्सन ही है। उस पर्सन का इंटेंट क्या है, उस पर्सन की इच्छा क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कितना मानता है, देश को कितना मानता है, वो उसके आंतरिक मामला है। वो जैसा चलाएगा उसी तरह सिस्टम चलेगा। ये सबसे बड़ा इशू है। इसलिए अगर हम कॉलेजियम हटा दें तो यह आवश्यक नहीं है कि जो सिस्टम आएगा वो परफेक्ट होगा। कुछ न कुछ चीज़ें समस्याएं हमें दिख सकती हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन पर। द इशू नीड्स टू बी रिजॉल्व, इट इज़ नॉट ए हेल्दी सिचुएशन, आई विल बी आउट ऑफ द सिस्टम इन ए ईयर। तो ये समस्याएं चल रही हैं, और तो ये समस्या है, ये सच भी है। इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम पर विचार किया जाना चाहिए। जजेज और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव मिल करके इसको समाधान करें, ये काफ़ी ज़्यादा सही होगा देश हित में भी और सुप्रीम कोर्ट के मामलों के हिसाब से भी। A 2021 judgment of the top court had given the timeline of the maximum 18 week for the government to process the name forwarded to the law ministry by high court and send them to supreme court collegium for final approval। तो 2021 में एक जजमेंट आया था जिसमें कोर्ट ने कहा था 18 सप्ताह 18 वीक उन्होंने टाइमलाइन दिया था कि 18 वीक में जो है जो भी रिकमेंडेशन जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास उनको वो फाइनल कर दे। यानी हाई कोर्ट से कोई रिकमेंडेशन गया गवर्नमेंट के पास, 18 महीने में उसे फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रूवल के लिए भेज देना चाहिए। तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वेंकट रमानी, उन्होंने कहा कि हम इस टाइमलाइन का सरकार आगे से ध्यान रखेगी। नेक्स्ट है राजनाथ विजिट इंदिरा पॉइंट इंटरेक्ट विद ट्रूप्स। एक छोटा न्यूज़ है कि राजनाथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो अंडमान निकोबार में यात्रा कर रहे हैं, इस समय यात्रा पर हैं और वो इंदिरा पॉइंट पर गए हैं। तो ये हमारे लिए कोई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ मैप के क्वेश्चन के हिसाब से ये हम देख सकते हैं कि इससे पूछा जा सकता है मैप रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रसार भारती मूल्स ओन OTT प्लेटफार्म। हम आजकल देख रहे हैं बहुत सारे OTT प्लेटफार्म का ज़माना आ गया है। तो प्रसार भारती जो कि भारत में किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी टेलीविज़न प्रसारण के लिए एक सुप्रीम बॉडी है, अथॉरिटी है, उसने कहा है कि वो भी क्या करेंगे OTT प्लेटफार्म जैसा कुछ चीज़ें लाएंगे। प्रसार भारती फॉर विच द सेंटर हैड अप्रूव्ड द ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलप्ड बाइंड स्कीम ऑफ 2539.61 करोड़ for the upgrade and expansion of the broadcasting infrastructure till 2025-26 is evaluating the possibility of coming up with an over-the-top OTT प्लेटफार्म। भारत सरकार ने जो है ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट के नाम पर एक स्कीम लाया और उसमें 2539.61 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। तो प्रसार भारती ने कहा है कि 2025-26 तक हम भी पॉसिबिलिटी की तलाश करेंगे कि क्या हम एक OTT प्लेटफार्म को लॉन्च कर सकते हैं बाइंड स्कीम के तहत। अगर हम देखें प्रसार भारती जो है 28 रीजनल चैनल HD प्रोग्राम चलाता है, किसके तहत, बाइंड स्कीम के तहत चलाता है 28 रीजनल चैनल को। द FM कवरेज इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 58.83 टू 66.29%। प्रसार भारती का ये कहना है कि जो FM का कवरेज है उसे हम प्रमोट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो 58% से 66% तक पहुंच गया है। ए 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर विल आल्सो बी इंस्टॉल्ड एटॉप ए 300 मीटर टावर इन रामेश्वरम टू कवर एन एरिया ऑफ 30,000 स्क्वायर किलोमीटर। प्रसार भारती का कहना है कि रामेश्वरम में वो एक 20 किलोवाट का FM ट्रांसमीटर और लगाएंगे जो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। और दूरदर्शन केंद्र इन विजयवाड़ा एंड ले वुड बी अपग्रेडेड एज 24 आवर चैनल। तो हम जानते हैं हमारे जैसे यूपी है, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये जो मैदानी इलाके हैं देश के अन्य हिस्से हैं, पठारी हिस्से हैं, यहाँ पर 24 आवर जो है ब्रॉडकास्टिंग होती है। लेकिन प्रसार भारती का कहना है क्या
कि वो विजयवाड़ा और लेह में अभी 24 आवर चैनल प्रसारण नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें वो अपग्रेड करेंगे। हम इसके बारे में क्यों देख रहे हैं? एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है प्रसार भारती, और इसको जो है ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस में है। नेक्स्ट न्यूज, आरबीआई टू इशू ग्रीन बॉन्ड इन 2 पार्ट। आरबीआई जो है ग्रीन बॉन्ड इशू करेगा, करीब 8,000 करोड़ रुपए का होगा। हम जानते ये ग्रीन बॉन्ड, आइए देखते हैं होता क्या है। द प्रोसीड्स विल बी डिप्लॉयड इन प्रोजेक्ट विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण जो है इसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो बड़े बड़े बैंक हैं उन्हें वे सब भी आज जब लोन देते हैं तो वो भी कहते हैं कंपनी को जो है वो ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन इकोनॉमी में कुछ योगदान दें। इसके लिए वो क्या करते हैं, ग्रीन बॉन्ड जारी करते हैं, जिससे कि हम कार्बन इंटेंसिटी को घटा सकें। क्योंकि रिडक्शन अगर कार्बन का हम नहीं करेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण की वजह से बहुत ज़्यादा हानि पहुंचेगी, मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से हम देखें बैंकों का क्या रोल है, बैंक का काम तो बैंकिंग करना है, तो पर्यावरण को क्यों ध्यान में दे रहे हैं? एक्चुअल में क्या है, पैसा ही पावर है, मनी इज़ द पावर। तो आरबीआई को पता है, सारे बैंकों को पता है कि उनको लोन देना है तो कंट्रोल्ड वे में देंगे। तो ग्रीन प्रोजेक्ट को अगर लोन देंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट न्यूज है, यूके शिप ऑन परमानेंट डिप्लॉयमेंट इन इंडो पैसिफिक मेक्स फर्स्ट पोर्ट कॉल इन इंडिया। द रॉयल नेवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो HMS तमर है, वो जो है अंडमान निकोबार में सेल्ड हो गया है और उसको परमानेंट डिप्लॉय किया गया है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये भारत का पहला जो है फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल है, शिप है, और ये जो है यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के कोलेब्रेशन से बनाया गया, इंडियन ओशियन रीजन और वाइडर इंडो पैसिफिक तो IOR के रेफरेंस से बनाया गया है। अगर हम देखें HMS तवर is one of the Royal Navy vessel on the permanent deployment as set out in the UK integrated review। HMS तवर जो है ये भारत के और UK के कोलेब्रेशन से बनाया गया है। एक्टिंग ब्रिटिश हाई कमीशन टू इंडिया क्रिस्टीना स्कॉट सेड HMS तवर डिप्लॉयमेंट इज द UK इंडो पैसिफिक tilt in action and its visit further evidence of the importance be attached to a defense and security relationship with India। तो भारत और ब्रिटेन के सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाएगा। ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सही है। नाउ संथाल स्टेक क्लेम ऑन पारसनाथ हिल टू लॉन्च स्टीर। अभी हम देख रहे थे जैन धर्म के धर्मावलंबी जो हैं, अनुयायी जो हैं, उन्होंने जैन धर्मस्थलों के संरक्षण के लिए आंदोलन किया कि वहाँ पर उसे टूरिज्म सेंटर न घोषित किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसे मान लिया है और ये कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को स्थापित नहीं किया जाएगा, उनके धर्म स्थलों को, तीर्थस्थलों का सम्मान किया जाएगा। वहाँ पर किसी भी तरीके का मांस, मदिरा, ड्रग्स या लाउड म्यूजिक वगैरह का प्रयोग वर्जित रहेगा। परंतु इसी बीच संथाल जो है झारखंड के, उन्होंने पारसनाथ हिल पर अपना क्लेम कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो हमारा है, क्योंकि जैन का तीर्थस्थल है। इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि अब तक कोई नहीं देख रहा था, वहाँ पर जो है क्षरण हो रहा था पर्यावरण का। अब जैन धर्म अपना तीर्थस्थल है तो इसका ये तो नहीं मतलब कि संपूर्ण रूप से जैन का ही है। भारत का आर्टिकल 19 कहता है कि पूरे भारत में कोई व्यक्ति कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है, तो वहाँ पर पारसनाथ हिल पर कोई जा सकता है। अब वो संथालों का लिख करके नहीं दिया जाएगा कि केवल संथाल का है या केवल जैन का है, क्योंकि वहाँ जैन का एक तीर्थस्थल है।
उसके संरक्षण की बात हो रही है, उनके कल्चर के संरक्षण की बात हो रही है। वहाँ पर उनको वो ये नहीं कह रहे हैं कोई पूरा का पूरा पारसनाथ हिल उनका निजी संपत्ति है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये संथाल कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आगे देखते हैं राजस्थान, ट्री टीचर हैज ब्लेज्ड ए ट्रायल ऑफ ग्रीन। राजस्थान में एक व्यक्ति हैं, टीचर हैं, और वो जो हैं उन्हें ट्री टीचर के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या है, वो करते क्या हैं, हर साल नर्सरी उगाते हैं पौधों की, और वहाँ पर नर्सरी में पौधे तैयार करते हैं, फिर वो स्वयं वृक्षारोपण करते हैं और बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इसके लिए वो अपने वो सरकारी टीचर हैं, और साल में 1 महीने की जो सैलरी होती है वो अपना पूरी सैलरी इसी पर खर्च करते हैं। बहुत सारा उन्होंने पेड़ पौधे लगा दिया है, करीब करीब 1.2 लाख लोगों को उन्होंने इसमें सम्मिलित भी, मतलब इस जो एक इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है उसमें उन्होंने 1,20,000 लोगों को करीब करीब अपने इस इनिशिएटिव से जोड़ लिया है, और ये काम वो 24 साल से कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ट्री टीचर के नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये काफ़ी अच्छा सराहनीय पहल है, और ये पर्यावरण को बचाने का काम, वृक्षारोपण का काम हर व्यक्ति को अपनी नैतिक जिम्मेदारी के स्तर पर लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं विवेक देबरॉय, उन्होंने कुछ चीज़ें कहा है। फार्म रिफॉर्म इनकम्प्लीट MSP डिस्टॉर्ट्स चॉइसेज। तो जो विवेक देबरॉय हैं, तो विवेक देबरॉय का कहना है कि जो प्रेजेंट टाइम में MSP सिस्टम चल रहा है, ये इस MSP सिस्टम को एक आधार बना दिया गया है, जबकि इसको आधार माना नहीं जाना चाहिए। एक जो है हर चीज़ के प्रोक्योरमेंट के लिए एक आधार बन गया है, जो कि ठीक नहीं है। क्यों? आर फार्मर नॉट एंटरप्रेन्योरियल इनफ। क्या भारत के जो किसान है, क्या उद्यमी एंटरप्रेन्योरियल उनके अंदर नहीं है? बाय डेफिनेशन एन एंटरप्रेन्योर इज ए रिस्क टेकर। ए फार्मर इज मच मोर एंटरप्रेन्योरियल देन मेनी कारपोरेट हाउसेज बिकॉज फार्मर टेक रिस्क ऑल द टाइम। तो विवेक देबरॉय का कहना है कि सिर्फ MSP सिस्टम लगा देने से प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसीजर है ये फार्म इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कंप्लीट नहीं कर रहा है। अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योर कौन कहलाता है? जो रिस्क लेने की क्षमता रखता है, जबकि भारत के किसान हर सीजन में, हर फसल के समय रिस्क लेते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, और इस बात को समझने की आवश्यकता है। यानी विवेक देबरॉय का कहना ये है कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिलना चाहिए, इसके लिए सबको ध्यान देना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर को जब बूस्ट दिया जाएगा तभी जा कर के यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है, देश की इकोनॉमी सही की जा सकती है, लोगों में गरीबी दूर की जा सकती है। क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं, फसल का उत्पादन काफ़ी कम होता है, और उनका अधिकांश समय उसी खेती में चला जाता है जहाँ से उनको कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है। खेती में जितना लागत लगता है उतना ही मिलता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए उनका कहना है इस पर एक फोकस देना चाहिए। तो ये था आज का द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस। हमने यहाँ पर एडिटोरियल को डिस्कस नहीं किया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि एडिटोरियल में कुछ अच्छे एडिटोरियल आज नहीं आए हैं। आज सैटरडे है, आज उन्होंने कोई अच्छा एडिटोरियल नहीं है, इसलिए हम एडिटोरियल को डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे जीरो कोविड पॉलिसी टू जीरो कोविड पॉलिसीज, यानी पॉलिसी से पॉलिसीज तक पहुंच गए हैं, यानी केवल पॉलिसी डिफरेंट बनाई जा रही हैं, ज़्यादा उस पर काम नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी को एक कंपनी की तरह नहीं ट्रीट की जानी चाहिए। और जो है क्राइसिस इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ हैं उसमें क्राइसिस है, हमेशा से रहे हैं। इस तरह का आर्टिकल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसलिए इस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।